हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद एके सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि जितना ज़्यादा मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा मैं उतनी ही मेहनत से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है मन में वो कि हम रिफ्रैक्शन तक आए कैसे। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन की बातें की, हमने लाइट की बातें की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बातें की, हमने ये तक कहा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। देन व्हाट हैपेंड? तो मैंने आप लोगों को कहा था कि फिजिक्स इज नथिंग बट वॉट एवर वी ऑब्जर्व, वी जस्ट ट्राई टू इन्फर दैट ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं और हम जो भी ऑब्जर्व हो रहा है उसको कोई डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बट फिर लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब वो चीज़ किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे मीडियम में देखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कभी अगर पानी में खुद कोई ऑब्जेक्ट को देखा है तो आपको हमेशा अपने पास दिखाई देगा या बड़ा दिखाई देगा। आपने ये भी देखा होगा कि पानी का जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम मोस्ट सरफेस होता है वो हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि पानी कम गहरा है जबकि होता वो ज़्यादा गहरा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस और ऐसे बहुत से ऑब्जर्वेशन मैंने आपको स्क्रीन पे भी दे रखा है, जैसे कि पेन वाला मैंने दे रखा है। तो इंटरफेस पे ऐसा लग रहा है कि पेन जो है आपका वो डिस्प्लेस्ड है, मतलब पानी के नीचे वाला जो सरफेस है पेन का और पानी के जो ऊपर वाला सरफेस है वो दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉमन फिनोमेना है वो ऑब्जर्व किए लोगों ने और उन्होंने बोला कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इफ़ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो चीज़ जहाँ है मुझे वहीं दिखनी चाहिए, फ्लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट कई बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? और इसको टेस्ट करने के लिए लोगों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट हुए। और ऐसे ही ऐसे एक एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं, वो आप देखते हैं कि अगर एक बीकर या कंटेनर में, मैं खाली बीकर या कंटेनर में एक कॉइन को रखता हूँ बॉटम में और मैं उसको किसी एंगल से उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऑब्लिकली, तो मैं इससे ये पता कर सकता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है। मतलब कॉइन जहाँ मुझे दिख रहा है, जहाँ आंखों में मेरी इमेज बन रही है उसकी, वो वहीं पर ही एक्चुअल में पड़ा हुआ है। पर धीरे-धीरे जब मैं कंटेनर में पानी भरूँगा और पानी का जैसे-जैसे लेवल बढ़ेगा, मैं देखूँगा कि मेरा कॉइन की पोज़ीशन है वो मूव कर रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज़ लाइट शुड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, नो मैटर कोई भी मीडियम हो, क्या हो। लेकिन जब आप पानी के अंदर जाके उस कॉइन को देखेंगे तो आप फिर से देखेंगे कि कॉइन वहीं पर है जहाँ पे आपको वो दिख रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? जब इसके बारे में सोचा गया तो पता चला कि प्रॉब्लम तब आ रही है जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग-अलग मीडियम में। जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग-अलग मीडियम में, तो ऐसा पता चल रहा है या ऐसा लग रहा है कि लाइट इज़ नॉट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट बेंड कर रही है। और इसी से हम फिर पहुँचे रिफ्रैक्शन पे और हमने डिफाइन किया दैट व्हेन लाइट ट्रैवल्स obliquely from one medium to another, it bends at the interface of these two medium. Obliquely from one medium to another, it bends at the interface of these two medium, and this phenomenon is known as refraction of light. तो हमने यहाँ पे अभी बहुत सारे टर्म्स ले लिए एक साथ। हमने यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स लिए, हमने रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। सपोज हमने बहुत सारे टर्म लिए। सबसे पहले हमने बोला ऑब्लिकली, लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली। फिर मैंने बोला इंटरफेस और मैंने बोला मीडियम। तो ये सब टर्म्स क्या है? सो मीडियम इज नथिंग, एयर हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, फ्लिंट हो गया, कैरोसिन हो गया, दिस ऑल आर मीडियम, ठीक है। एनीथिंग जो भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट एक वॉल्यूम है उसको हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। मीडियम इज़ वेरी सिंपल, नाम में ही पता चल रहा है, यू नो व्हाट मीडियम इज। देन हमने एक टर्म लिया इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? तो जब भी हम किसी दो मीडियम की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो जो सरफेस होता है जो इन दो मीडियम को सेपरेट करता है, आप इधर देख सकते हैं कि अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है, तो ये जो सरफेस है, ये स्ट्रेट ब्लू लाइन, इसको मैं बोलूँगा जो इन दोनों मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है, इज कॉल्ड इंटरफेस। दी सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। और फिर मैं बोला कि लाइट शुड ट्रेवल ऑब्लिकली,
तो मैंने ऐसा क्यों बोला, तो हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि हम हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करते थे। तो रिफ्लेक्शन के केस में भी ऐसा ही होता है, हम जो हमारा इंटरफेस होता है उससे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कौन सी जो इंसिडेंट हो रही है, और रिफ्रैक्टेड रे इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ये मेरी इंसिडेंट रे है। और रिफ्रैक्ट होने के बाद, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमने मेजर किया था कहाँ से, नॉर्मल में। तो रिफ्रैक्शन में भी हम क्या करते हैं, इंटरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम मेजर करते हैं इधर नॉर्मल से, और इसको हम बोलते हैं आई से, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में किया था। और ऑब्लिकली का मतलब ये है कि जो मेरी लाइट है वो हमेशा इसी एंगल पे ट्रेवल करनी चाहिए नॉर्मल से, मतलब जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो स्ट्रेट आ रही थी, अगर वो नॉर्मल आ रही थी तो वो नॉर्मल ही पास कर जाएगी, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, लाइट शुड फॉल ऑब्लिकली ऑन द मीडियम, मतलब एट सम एंगल नॉट इक्वल टू जीरो फ्रॉम द नॉर्मल। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टेड रे का, नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसका भी जो हम यूज़ करते हैं वर्ड, वो हम इसके लिए भी आर ही यूज़ करते हैं, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लिए किया था। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, आप अगर देखेंगे तो हर चीज़ सेम है, बस इंसिडेंट रे सेम है, नॉर्मल सेम है, इंटरफेस या फिर उधर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ करते थे, यहाँ पे हम रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हुआ है। तो हमने एक टर्म यूज़ किया था, हमने बोला था कि लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बेंड्स एट द इंटरफेस। बेंड्स एट द इंटरफेस का मतलब क्या है, कि जो मेरी लाइट है, तो इंसिडेंट रे है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंटर होने के पहले भी लाइट स्ट्रेट लाइन में थी और मीडियम में एंटर होने के बाद भी स्ट्रेट लाइन ही है। इट बेंड्स ओनली एट दिस पॉइंट विच इज वेयर, इंटरफेस पे। इसलिए हम जब डेफिनेशन बोलेंगे हम बहुत सही से बोलेंगे, लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, when moves from medium 1 to medium 2 it bends at the interface of the medium 1 and medium 2। तो हमें ऐसे डिफाइन करना रिफ्रैक्शन को बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हम आगे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पे, और रिफ्रैक्शन क्यों हम रिफ्रैक्शन तक आए वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन रिफ्रैक्शन होता क्यों है, मतलब होता है ये हमें पता चल गया, लाइट बैंड होती है, लेकिन क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, कि जो हमने स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन की थी वैक्यूम के लिए, वो हमने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के लिए अप्रोक्सीमेटली होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैंने बोला था ये वैक्यूम के लिए होती है और ये मैक्सिमम होती है, मतलब नथिंग इज फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। पर होता क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम के लिए अलग होती है। इट इज़ मैक्सिमम फॉर वैक्यूम, बट फॉर ऑल अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट इज़ लेस देन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मीडियम एक्स की बात करूँ, if I'm talking about medium x, some medium x, any random medium x, and speed of light in this medium is vx, then I'll say that vx is less than c always, or for vacuum it will be equal to c। ठीक है, तो vx is less than equal to c। So for any medium, this ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in this medium vx is defined as, this ratio is defined as refractive index which we represent by the mu। अगर अपन इसको या तो म्यू बोलेंगे या फिर अपन बोलते हैं ईटा, आपको जो यूज़ करना है, म्यू और ईटा, और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, मीडियम लाइट की स्पीड से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इस ये हर एक मीडियम के अलग अलग होती है। तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं अलग तरीके से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा c/v इक्वल टू म्यू, ठीक है, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, फॉर मीडियम 1 इट विल बी म्यू 1, फॉर मीडियम 2 इट विल बी म्यू 2, एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो c इज कॉन्स्टेंट ईयर है ना, एंड फॉर एवरी मीडियम दिस इज ट्रू। और आई कैन से, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ v इक्वल टू c/μ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा v है, मेरा म्यू है, वो c से डिवाइड हो रहा है, एंड दिस म्यू की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है फॉर
वैक्यूम। और एयर के लिए भी हम इसको नियरली इक्वल टू 1 ही बोलते हैं। म्यू अगर मैं एयर के लिए बात करूँ तो वो नियरली इक्वल टू 1 होती है। और अगर मैं वाटर की बात करूँ, म्यू वाटर की बात करूँ, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है 1.33। और कैरोसिन के लिए आप अगर देखेंगे, कैरोसिन के लिए वो इक्वल टू होती है 1.41। मैक्सिमम होती है डायमंड के लिए अराउंड, डायमंड के लिए अराउंड होती है 2.4। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम है, वो 1 है। और बाकी जो भी वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। तो आप देखेंगे मैं स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर रहा हूँ म्यू से, मतलब 1 से कोई ज़्यादा वैल्यू से, तो जो वी आएगा वो वी हमेशा आएगा लेस देन सी आएगा। ठीक है, तो आप हमेशा देख सकते हैं किसी भी मीडियम में जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम से हमेशा कम होती है किसी भी और मीडियम से। और इसी से हम एक टर्म पे आते हैं और हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर। तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर क्या होता है, ये हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जिस भी मीडियम का, मान लेते हैं कि मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम 2 से ज़्यादा है, इफ़ आई एम सेइंग दैट म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, देन आई विल से दैट मीडियम 1 इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 2। या फिर अगर मैं बोलूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मीडियम 2 इज रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर देन मीडियम 1। और इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसको हम मेजर किससे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, वो उस मीडियम से उतना ही डेंस होगा। या फिर जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो वो उतना ही ऑप्टिकली रेयर होगा। तो आप इधर देख सकते हैं, इसको ऐसे भी समझते हैं, लेकिन इसको सही तरीका समझने का ये है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, here if medium 1 is optically denser than medium 2, then speed of light in medium 1 is less than speed of light in medium 2, means that v1 is speed of light in medium 1 is less than। और इधर मैं बोलूँगा कि ऑप्टिकली रेयर मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इफ 2 इज रेयर देन 1, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो हमारी मैटर डेंसिटी से अलग होती है। दिस इज नॉट सेम एज मैटर डेंसिटी, दिस इज नॉट सेम एज मैटर डेंसिटी। मैटर डेंसिटी आप कैसे लिखते थे, आप रो लिखते थे इक्वल टू m/v मास अपॉन वॉल्यूम, ये अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप कैरोसिन को कभी पानी में मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कैरोसिन पानी के ऊपर फ्लोट करता है। इट मीन्स दैट मैटर डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। बट आप इधर देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैरोसिन का वो वाटर से ज़्यादा है। मतलब ऑप्टिकली kerosene is denser than water. It means that speed of light in kerosene will be less than speed of light in water। और आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो कैरोसिन इज रेयरर देन, अगर डेंसिटी मैटर डेंसिटी की बात करेंगे तो कैरोसिन इज रेयरर देन वाटर। तो दिस प्रूव्स दैट मैटर डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हम सिर्फ और सिर्फ लाइट के टर्म्स में करेंगे। जब भी हम लाइट की स्पीड की बात करेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे। तो हमने यहाँ से आज बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, और फिर मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के साथ चेंज होती रहती है। लेकिन मीडियम के साथ स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से रिफ्रैक्शन कैसे हो जाता है, लाइट बैंड कैसे हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो बैंड हो जाती है। ये जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ अगले सेशन में, और हम साथ ही साथ अगले सेशन में कवर करेंगे स्नेल्स लॉ को भी और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी। अलविदा।